नमस्कार, न्यूज 18 स्पेशल देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं संतोष गंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। धर्मांतरण को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर। धर्मांतरण को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है। हाईकोर्ट ने कहा है कि धर्मांतरण नहीं थमा तो बहुसंख्यक अल्पसंख्यक हो जाएंगे। गरीबों को गुमराह किया जा रहा है। धर्मांतरण करने वाली धार्मिक सभाओं पर रोक लगे, नहीं तो बहुसंख्यक आबादी अल्पसंख्यक हो जाएगी। ऐसे में धार्मिक सभाओं पर रोक लगनी चाहिए। कोर्ट ने कहा है कि ऐसे आयोजन संविधान के अनुच्छेद 25 के दिए धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के विरुद्ध हैं। यह अनुच्छेद किसी को भी धर्म मानने और पूजा करने और अपने धर्म का प्रचार करने की स्वतंत्रता देता है, लेकिन धर्म प्रचार की स्वतंत्रता किसी को धर्म परिवर्तन कराने की अनुमति नहीं देती। संसद सत्र के बीच संसद की लाइब्रेरी बिल्डिंग में एनडीए संसदीय दल की बैठक हुई। बैठक में लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया गया, साथ ही आगे की रणनीति पर चर्चा हुई। संसद सत्र के बीच संसद की लाइब्रेरी बिल्डिंग में एनडीए संसदीय दल की बैठक हुई। बैठक में लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया गया है, साथ ही आगे की रणनीति पर चर्चा हुई है। अभिनंदन स्वागत किया गया और सब एनडीए के दलों की ओर से प्रधानमंत्री जी को शुभकामनाएं दी कि देश का संचालन और देश को एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए पूरा एनडीए एकजुट होकर के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आगे जाने का और देश का सेवा करने का। सबसे पहले तो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हर एक एमपी सदन में देश सेवा के लिए आए हैं। बाकी कोई भी पार्टी का हो, किसी भी दल का हो, लेकिन देश सेवा ये प्रथम हमारा दायित्व है और हर एक एनडीए का एमपी को देश को सबसे ऊपर रख करके काम करना है, ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आग्रह किया है। दूसरे जो हमारे एमपीज का जो आचरण है, हमारा बिहेवियर, हमारा कंडक्ट, उसके बारे में प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छी तरह से हमको मार्गदर्शन दिया। प्रधानमंत्री जी का कहना है कि हर एक एमपी अपने अपने क्षेत्र का विषय को बहुत ही प्रभावी ढंग से सदन में रखना चाहिए और रूल के मुताबिक, नियम के मुताबिक देश का और भी कोई बड़ा विषय हो जिसमें रुचि है, सांसद होने के नाते अपने अपने रुचि होते हैं, उसमें एक्सपर्टाइज डेवलप करना है। एनडीए की बैठक पर एलजेपी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने सभी सांसदों से अच्छा व्यवहार करने को कहा है, साथ ही नए सांसदों को सदन में ज्यादा से ज्यादा समय तक रहने के निर्देश दिए हैं। वहीं कल लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बयान पर चिराग पासवान ने कहा कि देश का हर हिंदू ऐसे बयान से आहत है। कल सदन में कमतर करने का कार्य किया गया इन तमाम विषयों पर, जहां हमारी सरकार की, प्रधानमंत्री जी की चिंताएं हैं, वहीं कम से कम एनडीए का हर एक घटक दल और एनडीए का हर एक सांसद अपने उच्चारण से, अपने आचरण से एक नई मिसाल रखने का कार्य करे। उन्होंने व्यक्तिगत टिप्पणी की, प्रधानमंत्री जी को लेकर हो या चेयर को लेकर हो, और जिस तरीके से आस्था के साथ खिलवाड़ करने का उन्होंने कार्य किया, महादेव की तस्वीर को जिस तरीके से लहराने का काम किया, ये कतई इन सब चीज़ों को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। ब्लैक एंड वाइट शब्दों में कहा कि हिंदू हिंसा को फैलाते हैं, ये कतई कोई भी हिंदू, कोई भी व्यक्ति जो कि इस धर्म में आस्था रखता है, जो सनातन में, पर दिक्कत ये ना कि इन लोगों का गठबंधन ही ये सोच रखता है। उपेंद्र कुशवाहा एनडीए से राज्यसभा जाएंगे। उपेंद्र कुशवाहा ने न्यूज 18 से खास बातचीत की। एनडीए के सभी साथियों को धन्यवाद दिया। कुशवाहा ने प्रधानमंत्री मोदी समेत सभी नेताओं का आभार जताया। कुशवाहा ने सबसे मिलकर उन्हें राज्यसभा भेजने की घोषणा की है। 2025 का चुनाव मजबूती से लड़ेंगे, 2025 के लक्ष्य को हासिल करेंगे। उपेंद्र कुशवाहा है, आरएलएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और उपेंद्र जी, अभी कुछ देर पहले सम्राट चौधरी ने घोषणा की कि आप एनडीए के उम्मीदवार बनाए गए राज्यसभा के। पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। और कैसे देखते हैं इसको? देखिए, इसके लिए तो सबसे पहले बिहार की महान जनता, जिन्होंने विपरीत परिस्थिति में भी मेरे साथ अपने स्नेह का प्रदर्शन किया। एनडीए गठबंधन में हमारी पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा सहित
बीजेपी, जेडीयू, चिराग जी की पार्टी, मांझी जी की पार्टी, सभी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता के प्रति मैं हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। साथ ही भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, अमित शाह जी, जेपी नड्डा साहब, चिराग पासवान जी, मांझी जी, सब लोगों के प्रति मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि सब लोगों ने मिलकर आज घोषणा एनडीए की ओर से की है और आगे की जो चुनौती है उस चुनौती को हम सब लोग मिलकर निपटेंगे। सर, जब लोकसभा चुनाव में काराकाट में आपको हार मिली थी तो कई तरह की बातें आ रही थी, नाराजगी आपकी भी दिखी थी। अब आपको लगता है कि वो तमाम नाराजगियां दूर हो गई है और जो बातें सामने आ रही थी कि कुशवाहा वोटर टूट रहा है, कुशवाहा वोटर टूट रहा है एनडीए से, आपके राज्यसभा जाने के बाद क्या उसमें विराम लगने की स्थिति है? नहीं, देखिए, नाराजगी जैसी कोई बात व्यक्तिगत रूप से कभी मेरे साथ नहीं। बात है कि लोग व्याख्या उस रूप में कर रहे थे। चुनाव हार जीत से नाराज होने जैसा क्या था, लेकिन हाँ, एक चिंता जरूर हुई थी। शाहबाद का पूरा इलाका और मगध का जहां अंतिम फेज में मतदान हुआ, वहां जिस तरीके से हार हुई, अब 2025 में जो विधानसभा का चुनाव होना है, अब कैसे टैकल आगे किया जाए इन इलाकों की समस्याओं को, ताकि एनडीए की जीत 2025 में हो और 2025 में फिर से एनडीए के नेतृत्व में बिहार में सरकार बन पाए। फिर एनडीए गठबंधन में भी रणनीति मजबूती से बनाएंगे और मजबूती से रणनीति 2025 विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए में हम सब लोग मिलकर बनाएंगे, तो निश्चित रूप से 2025 के लक्ष्य को हम सब लोग हासिल करेंगे। जलवायु पैटर्न अल नीनो और ला नीना का असर दुनिया भर के मौसम पर पड़ता नजर आ रहा है। बिहार के 13 जिलों में मौसम विभाग ने जारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं 21 जिलों में भारी से मध्य बारिश का अनुमान है। बारिश के साथ तेज हवा चलने का अनुमान है। 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावना जताई जा रही है। जमुई, लखीसराय, बांका में भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। पटना, शेखपुरा, नालंदा, मुंगेर, गोपालगंज, सीवान, जहानाबाद, अरवल, बक्सर, भोजपुर में येलो अलर्ट जारी किया गया है। मानसून ने पूरे बिहार में दस्तक दे दिया है और इस मानसून के प्रभावी होने के कारण गर्मी से लोगों की बड़ी राहत मिली है। और आपको बता दें कि मौसम विभाग ने जो पूर्वानुमान लगाया है उसके मुताबिक आज से लगभग 13 ऐसे जिले हैं जहां पे भारी बारिश की संभावना जताई है और ऑरेंज अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। और आपको बता दें कि अगर पटना की बात करें तो पटना में इसका असर जो है वह आज सुबह से ही देखा जा रहा है और सुबह से ही यहाँ पे बारिश जो है वो पटना में हो रही है। और मौसम विभाग के मुताबिक जो जमुई, लखीसराय और बांका के कई ऐसे जगह हैं जहां पे भारी बारिश जो है वो हो सकती है और इसी को लेकर के इन जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं अगर पटना, शेखपुरा, नालंदा, मुंगेर, गोपालगंज, सिवान, जहानाबाद, अरवल, बक्सर और भोजपुर के जो जिले हैं वहां के लिए येलो अलर्ट जो है वो जारी किया गया है और 21 जिलों में भारी से लेकर मध्यम बारिश की चेतावनी जारी की गई है। खास बात यह है कि मौसम विभाग ने जो वैज्ञानिक है उन्होंने बताया है कि इस बार जो जुलाई का महीना है उसमें सामान्य से अधिक बारिश हो सकती है और ये प्रभाव जो है वो महासागर में ला नीना के प्रभाव के कारण ऐसा देखा जा रहा है। मौसम वैज्ञानिक का कहना है कि ला नीना जैसा जो स्थिति है वो बन रही है और जिसके कारण जो बारिश है वो सामान्य से 110 सेंटीमीटर जो है वो ज्यादा हो सकती है, 110 mm जो है वो ज्यादा हो सकती है। यहाँ पे अगर बिहार की बात करें तो लगभग 340 mm बारिश सामान्य होती है, लेकिन इस बार जुलाई महीनों में ये बताया जा रहा है कि यह बारिश जो है वो 375 से 390 mm बारिश जो है वो हो सकती है। कैमरा पर्सन अमित के साथ रवि एस नारायण, न्यूज 18 पटना। सीवान में भी मानसून ने दस्तक दे दी है। सीवान में बारिश से लोगों को राहत मिली है। सीवान में रात से ही झमाझम बारिश हो रही है। ये बारिश किसानों के लिए फायदेमंद साबित होगी। मौसम का हाल बता रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता मृत्युंजय सिंह। सीवान में भीषण गर्मी से लोग परेशान थे।
लोगों को बेसब्री से बारिश का इंतजार था। ऐसे में रात से सिवान में झमाझम बारिश हो रही है, जिससे लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। यह तस्वीर सिवान की है, जहां झमाझम बारिश हो रही है, तो जो मासूम बच्चे हैं वो बारिश का मजा ले रहे हैं। तो वही मैं आसमान का नज़ारा दिखाने की कोशिश करेंगे, जहां आसमान में काले काले बादल और गरज के साथ मूसलाधार बारिश हो रही है। ऐसे में ये बारिश सिवान के लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत दिलाया है। तो वही इस बारिश से सिवान के किसान काफ़ी खुश हैं, क्योंकि एक तरफ जहां रात से लगातार झमाझम बारिश हो रही है, जिससे सिवान के लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है, तो वहीं अब सिवान के किसान अपने धान की बुआई कर पाएंगे। मृत्युंजय सिंह, न्यूज़ 18 सिवान। आरा में भी मौसम का मिजाज बदल चुका है। आरा में सुबह से ही काले बादल छाए हुए हैं और झमाझम बारिश हो रही है। एक तरफ इस बारिश से भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिली है, तो किसानों के लिए ये बारिश संजीवनी का काम करेगी। बारिश होने से किसान खेत में जुट गए हैं, लेकिन झमाझम बारिश ने शहरवासियों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। जल जमाव की वजह से लोगों को सड़कों पर चलना मुश्किल हो रहा है। किसान को बहुत बड़ी राहत मिलेगा, बहुत बढ़िया होता है। काफी गर्मी था, आदमी मर रहा था, 52, 53, 54 तापमान चल रहा है। बहुत राहत भइल, बहुत बढ़िया राहत, बहुत बढ़िया भाभी। हाँ, बहुत बढ़िया एकदम। किसानों के लिए क्या कुछ फायदा बन रहा है? किसान एकदम पूरा सब धान में रोपनी सब होने लगेगा, सब चावल बहुत बढ़िया होके लगी, चावल की उपज बहुत बढ़िया हो जाएगी। बहुत बड़ा धरोहर भारत की अर्थव्यवस्था की। मानसून से तो बहुत लोगों को फायदा हुआ है, इसलिए कि इतनी गर्मी थी 46, 45, 47 यहाँ गर्मी थी। गर्मी से बहुत ज़्यादा जो है कि राहत मिला हम लोगों को। अब मौसम बहुत ठंडा, अच्छा सुहाना मौसम हो गया है। गर्मी बहुत काफ़ी था, इतना गर्मी था कि लोग यहाँ डेली हॉस्पिटल में एकदम लाइन लगा हुआ था। डेली के डेली पर डे हम लोग का खुद तबीयत खराब हो जाता, बैठे बैठे गर्मी से एकदम हालत खराब हो जाता था। अब बिहार में मानसून के आते ही बाढ़ का भी खतरा मंडराने लगा है। बागमती के जलस्तर में तेजी से बढ़ोतरी होने लगी है, जिससे मुजफ्फरपुर, औरैया, कटरा इलाके में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। साथ ही बागमती नदी को पीपा पुल के सहारे पार कर रहे हैं, जो अब क्षतिग्रस्त होने की कगार पर है। लोग जान जोखिम में डालकर लोग बढ़ते जल स्तर के बीच पीपा पुल को पार कर रहे हैं। अगर जल स्तर थोड़ा और बढ़ेगा तो फिर पुल पर पानी चढ़ जाएगा और कटरा के 16 पंचायत समेत औराई के कई पंचायत का संपर्क कटरा प्रखंड मुख्यालय से टूट जाएगा। इसके कारण मुजफ्फरपुर के लिए भी 40-50 किलोमीटर घूमकर जाना पड़ेगा। स्थानीय लोग किसी तरह पीपा पुल की मरम्मत कर उस पर पैदल चल रहे हैं। बाइक सवार जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे हैं। गांव के लोग बताते हैं कि करीब 25 साल से पुल की मांग कर रहे हैं, लेकिन पुल नहीं बना है। गांव वालों से बात की है न्यूज़ 18 संवाददाता प्रियांक सौरभ ने। बागमती नदी में जलस्तर बढ़ गया है, जिसके बाद बागमती से जुड़े तमाम क्षेत्रों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। इस वक्त मुजफ्फरपुर के कटरा इलाके में है और आप देखेंगे बागमती नदी का जलस्तर जो है वह बढ़ गया है। और सबसे बड़ी बात, यहाँ का जो एकमात्र नदी पार करने का जो एक साधन है पीपा पुल, वह भी अब क्षतिग्रस्त हो रहा है और ऐसे में लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों से भी हम बात करेंगे और देखेंगे तमाम लोग जा रहे हैं। कहाँ से जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं आप लोग? घर जा रहे हैं, चामुंडा स्थान गए हैं। चामुंडा स्थान गए थे, कहाँ घर हुआ? बैगना हुआ। तो ये पीपा पुल से जाने में डर नहीं लगता है? जी नहीं, डर लगता है। डर नहीं लगता, आदत हो गया। पुल होना चाहिए था। पुल होना चाहिए। जलस्तर बढ़ा है, बाढ़ का खतरा फिर मंडराने लगा। क्या नाम हुआ? पीपा पुल पे जाने में डर नहीं लगता? डर तो है ही है सर, इसमें डर की कौन सी बात है। पुल रहना बहुत जरूरी है। अभी यहाँ जाएंगे देखिए, यहाँ पे भी पैसा लगेगा। अब किसी को पैसा नहीं रहेगा तो बेइज्जती होगा ना उसका। डर नहीं लगता है, लेकिन डर दुनिया भर का रिक्स है इस पर, बहुत रिक्स है इस पर सर, क्या बताया जाए। क्या नाम हुआ? अमानुल्लाह। तो लोगों को परेशानी तो हो रही है, साथ ही साथ यहाँ के स्थानीय लोग हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे कि तमाम लोग बैठे हुए हैं। क्या नाम हुआ आपका? विजय कुमार। क्या कहेंगे, पीपा पुल कितने वर्षों से है? 8 साल से है। अभी तक पुल नहीं बना यहाँ? नहीं बना। कितनी आबादी जो है उसका संपर्क टूट जाता है, जलस्तर बढ़ता है? हम लोग यहाँ 22 पंचायत है, जिसमें 14 पंचायत उस पार हुआ कटरा का, बाकी इस पार हुआ। ठीक है, तो प्रखंड मुख्यालय से संपर्क टूट जाता है। हाँ, प्रखंड मुख्यालय घूम के जाना पड़ता है।
लमसम वही 40-50 किलोमीटर 40-50 किलोमीटर का पुल जो है, मतलब कितना मुश्किल होता है यहाँ पर? यहाँ पर तो खूब परेशानी है, बहुत ज्यादा परेशानी है। हर साल होता है? हर साल परेशानी होता है। पीपा पुल पे भी पानी चढ़ जाता है? पीपा पुल पर यहाँ पूरा रोड पर पानी चला जाता है। हाँ, तो इतना बहुत डर है, पानी हेल का आदमी जाता आता है। तो अभी कैसे इस सबको खुद आप लोग खुद मरम्मत करके चला रहे हैं? हाँ, इसी मरम्मत करवा कर। तो पुल का मांग अभी तक नहीं किया आप लोग? पुल के मांग तो आता है, नेता लोग आता है, माने कह कर जाता है, चल जाता है। मुजफ्फरपुर से न्यूज़ 18 के लिए प्रियांक सौरभ। नेपाल में हो रही बारिश का असर बिहार में दिखने लगा है। पूर्वी चंपारण में बागमती के साथ अब बूढ़ी गंडक नदी का जलस्तर बढ़ने लगा है, जिससे कटाव का खतरा बढ़ गया है। अगर समय रहते ध्यान नहीं दिया गया, आने वाले समय में काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। नेपाल में हो रही भारी बारिश का असर अब पूर्वी चंपारण में भी देखने को मिल रहा है। देखिए, ये बूढ़ी गंडक नदी की तस्वीर है और अमूमन इन नदियों में काफी जलस्तर कम था, लेकिन नेपाल में हो रही बारिश का असर साफ तौर पे दिख रहा है कि नदी के पानी का बहाव जो है वो काफी तेज होगा। जो जलकुंभी है, जो उन इलाकों से जलकुंभी भी नदी में जो है वो तैर के आ रही है, और खासतौर पर बाढ़ को लेकर अभी तक कोई बेहतर व्यवस्था जो है वो नहीं की गई है। देखिए, ये तस्वीर जो है ये चकिया की तस्वीर है, और यहीं पर अमूमन नदी का कटाव जो है वो इस तरफ होता है, और खासतौर पर जो नदी की जो धारा है वो बिल्कुल जो है एकदम सट गई है। तो वैसी स्थिति में जो है कटाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। लगातार जल स्तर बढ़ रहा है, तो वैसी स्थिति में पुल के जो है पाए हैं वहां पे भी कटाव का खतरा जो है वो बढ़ता हुआ दिख रहा है, क्योंकि धारा को मोड़ने के लिए बैग में मिट्टी डालकर जो है वो बैग डाला गया था, लेकिन अब जो है इस साल कुछ बेहतर पहल जो है वो पहले से नहीं की जा रही है। तो आने वाले समय में अगर जल स्तर यूं ही बूढ़ी गंडक का बढ़ता रहा तो हमें लगता है कि बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी और लोगों के लिए समस्या भी खड़ी होगी, क्योंकि कई इलाके हैं पूर्वी चंपारण के मधुबन, पकड़ीदयाल, चकिया, मेहसी, इन तमाम जो ये प्रखंड है वो जो है कटावग्रस्त इलाके में आते हैं। तो अगर पहले से ही तैयारी नहीं की गई तो हमें लगता है कि आने वाले समय में काफी परेशानी का सामना भी लोगों को जो है वो करना पड़ सकता है। और जिस तरह से जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, ये चिंता के लिए, सभी के लिए चिंता की घड़ी है। मनीष कुमार, न्यूज़ 18, पूर्वी चंपारण। गुजरात में मानसून की दस्तक के बाद कई जिलों में भारी बारिश का दौर जारी है। भारी बारिश के कारण जूनागढ़ के लोगों को बाढ़ जैसे हालातों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं अहमदाबाद में कई इलाकों में सड़क धंसने के मामले सामने आए हैं। भारी बारिश के चलते कई शहरों में जलभराव की स्थिति पैदा हो गई है। साथ ही नदियों का जल स्तर भी उफान पर है। भारी बारिश से लोगों को कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। सूरत, अहमदाबाद, जूनागढ़, भुज, बापी और भरूच के कुछ इलाके जलमग्न की स्थिति पैदा हो गई है। साथ ही निचले इलाकों में भी जलमग्न देखने को मिल रहा है। सड़कें पानी से लबालब हैं, जिससे ट्रैफिक की आवाजाही पर असर पड़ रहा है। गुजरात में अगले कुछ दिन लगातार बारिश होने की संभावना है। और इस वक्त की बड़ी खबर, संसद में लोकसभा और राज्यसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बहस जारी है। राज्यसभा में सोमवार को सभापति जगदीप धनखड़ और विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच बहस हुई थी। आज भी दोनों के बीच बहस जारी है। मल्लिकार्जुन खड़गे पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने गंभीर आरोप लगाया है। धनखड़ ने कहा है कि आप हर बार कुर्सी को नीचा नहीं दिखा सकते, आप हर बार कुर्सी का अनादर नहीं कर सकते। आप अचानक खड़े हो जाते हैं और बिना यह समझे कि मैं क्या कह रहा हूं कुछ भी बोल देते हैं। इस देश और संसदीय लोकतंत्र और राज्यसभा की कार्यवाही के इतिहास में कुर्सी के प्रति इतनी अवहेलना कभी नहीं हुई जितनी आपने की। अब आपको आत्मचिंतन करने का समय आ गया है। You cannot every time run down the chair. You cannot every time show disrespect to the chair. आप अचानक खड़े होते हैं और कुछ भी कह देते हैं, मेरी बात को समझते भी नहीं है। Never in the history of this country, never Khadge ji in the history of parliamentary democracy and Rajya Sabha proceedings, there has been such disregard of the chair as from you. You are forcing me, and I have said so on number of occasions. You take it in a manner which is wrong. Time for you to reflect. Now,
मेरे में बहुत पेशेंस है, बहुत सहन शक्ति है, खून की घूंट पी सकता हूं। मैंने क्या क्या बर्दाश्त किया है, कितना बर्दाश्त किया है, और आप फट खड़े होकर कह देते हैं अरे आपको खड़गे जी आपको किसने बनाया है, ये आप अपने आप जाने। और मुंगेर से बड़ी खबर मिल रही है। अवैध हथियार बनाने वाले 6 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। 18 अर्धनिर्मित पिस्टल जब्त की गई हैं। पिस्टल बनाने का सामान बरामद हुआ है। हथियार बनाने की मशीन जब्त की गई है। वासुदेवपुर थाना क्षेत्र में यह कार्रवाई हुई है, जहां अवैध हथियार बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। 18 अर्धनिर्मित पिस्टल जब्त की गई हैं। और अब आपको गोड्डा लेकर चलते हैं, जहां आदिवासी महिलाओं का जीवन पहले से बदल चुका है। सरकार की योजनाओं की मदद से वो अब स्वावलंबी बन रही हैं और अपना जीवन यापन बेहतर तरीके से कर रही हैं। बदल रही आदिवासियों की जिंदगी। स्वावलंबी हो रही आदिवासी महिलाएं। बिना धुएं वाला चूल्हा बना विकास का मॉडल। झारखंड के पहाड़ों पर रहने वाले आदिवासी समाज की जिंदगी अब धीरे धीरे बदलती दिख रही है। खासकर महिला आदिवासी के जीवन में काफी बदलाव आ रहा है। वो अब सशक्त और स्वावलंबी हो रही हैं। ऐसी कई कहानियां गोड्डा के बरहेट विधानसभा क्षेत्र के महुआ ताड़ से देखने को मिल रही हैं, जहां आदिवासी महिलाएं खुद खेती कर अपना परिवार चला रही हैं। आदिवासी महिलाएं गांव में खुद ट्रैक्टर चलाकर और उन्हें किराए पर लगाकर अपना रोजगार का साधन बना रही हैं। इसके साथ ही सरकार और अलग अलग संस्थाओं की मदद से गांव में जैविक खाद भी बन रहा है। ये अभी बीज पाई कर रहे हैं, फेंक रहे हैं, इसमें जोताई कर रहे हैं, फिर आलू सब्जी सब ये सब प्याज में सब इसी से उपजाते हैं। तो इससे कमाई वमाई भी कुछ होता है? इसको किराया पे भी आप लोग लगाते हैं? हाँ, किराया पर भी लगाते हैं। ये हम लोग खाद महाबली खाद मतलब हम लोग बनाते हैं। इसमें हम लोग सब 14 दीदी हैं, मिल के बनाते हैं। इसमें 4 प्रकार का दवाई डालते हैं और इसमें गुड़ भी मिलाते हैं। जैविक खाद है ये? जैविक खाद है। कहाँ बेचते हैं ये मतलब हम लोग गाँव में भी बिकता है और हम लोग बाजार में बेचते हैं। गांव की महिलाएं तकनीक के सहारे विकास की राह पर रही हैं। वहीं स्मोकलेस चूल्हा चर्चा का विषय बना हुआ है। झारखंड के आदिवासी समाज के लोग अक्सर चूल्हे के धुएं की वजह से परेशानी में रहते हैं। अक्सर ये कहा जाता है कि पहाड़ों पर रहने वाले आदिवासी समाज के लोग जब पहाड़ों पर रहते हैं और चूल्हा जलाते हैं तो उसके धुएं से उन्हें अस्थमा जैसी बीमारी होती है। लेकिन आज एक अनोखी तकनीक दिखाने के लिए हम आपको झारखंड के गोड्डा जिले में लेकर आए हैं और गोड्डा में एक ऐसे जगह पर लेकर आए हैं जहां चूल्हे से धुआं नहीं होता। ये तकनीक शायद ही आपने देखी होगी, इस वजह से हमने सोचा कि आपको दिखा दिया जाए कि यहाँ चूल्हा तो जल रहा है पर इस चूल्हे से धुआं नहीं होता है। इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है, टेक्नोलॉजी क्या है, वो भी हम यहाँ स्थानीय महिलाओं से आपको सुनाएंगे कि किस तरीके से जब ये चूल्हा जलाया जाता है तो इसका पूरा धुआं वो ऊपर घर से सीधा बाहर जो है वो निकल जाता है। यहाँ महिलाएं जो चूल्हा जला रही है, हम इनसे भी बात करते हैं कि दीदी क्या कहानी है इस चूल्हा का, इसमें धुआं क्यों नहीं होता? के घर में भी इस तरह धुआं नहीं फैलता है, गंदगी नहीं होता है। हाँ। और क्या क्या होता है? और सुविधा सब चीज का होता है, बीमारी भी नहीं होता। सरकारी योजनाओं का खासकर महिलाओं को काफी फायदा हो रहा है। अब वो अपना बेहतर तरीके से जीवन यापन कर रही हैं। न्यूज़ 18 के लिए गोड्डा से संवाददाता गौरव की रिपोर्ट। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर सुर्खियों पर। हेडलाइंस